समझो, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पहले समझेंगे, उसके बाद फिर वन बाय वन करेंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है, पहला दिमाग में ये सेट कर। इतना ज्यादा आसान है कि अभी तक जितना चैप्टर पढ़े उसमें सबसे आसान यही है। अब विश्वास ही नहीं होता, वो देख लेना। अभी हम बोल रहे हैं ना, स्टार्ट तो नहीं किए हैं, लेकिन तुम लोग ये फील करोगे कि सबसे आसान चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री होता है। और तुमको लगेगा ऐसा कि अगर सारा क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री से आ जाए तो वही बढ़। तो पेशेंस बना के रखो, मजा आएगा। सबसे पहला तो स्टार्ट यहीं से करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते, क्योंकि बहुत विवादित चैप्टर है डेली लाइफ में। जिसको देखोगे ये लगा के बैठा है कि साइन थीटा कॉस थीटा का यूज कहाँ होता है, खाली पढ़ा तो देते हैं। तुम लोग भी जैसे 10th के बाद जाओगे ना, तो पहला ही लोग स्टार्ट करता है ऐसे बोलना कि साइन थीटा का यूज कॉस थीटा यूज होता है कहाँ, जो ठो पढ़ा देता है 10-11 में, नहीं बोलता है। तो पहला चीज इसलिए उसको, उसका जवाब अगर उसके तरह से तुम भी ये वाला क्वेश्चन बोल दोगे तो इससे पता चलेगा कि तुम्हारा पढ़ाई बहुत सभ्य जगह से हुआ है। सभ्य जगह समझते हो ना, अगर तुम भी वो कैटेगरी में आ गए तो पहला ब्रेन में ये सेट कर लो कि जो पहला जो तुम्हारा स्कूलिंग सिस्टम है वो पढ़ते इतना इसलिए है कि ये तुमको क्या बताता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए या प्रॉब्लम कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, तुम उसके साथ कैसे टैकल करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, एजेंडा है। तुम्हारे सामने देखते हो हौच पौच कर देता है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, सिविक्स भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है। तुमको प्रॉब्लम्स से कैसे संभलना है, प्रॉब्लम्स को कैसे समझ के उससे कैसे निकलोगे, ये तुम्हारा एक तरह से कैपेबिलिटी डेवलप करता है पूरा चैप्टर मिलके। तो उसमें जब तुम बात आते हो ना ट्रिग्नोमेट्री पे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर लगता है लोगों को। इसको डेली लाइफ एप्लीकेशन में भी देख सकते हो तुम ट्रिग्नोमेट्री का यूज। अब ऐसे सोचो कि यहाँ से सन पे कोई तो गया नहीं, मून पे तो कोई गया नहीं, तो वो सबका डिस्टेंस कैसे क्रिएट कर लिया। और अगर इसको और डेप्थ में समझना है ना कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ आता है, तो एनसीईआरटी का पहला पेज रहता है ना इंट्रोडक्शन वाला, उसको रीड करना, बहुत क्लियरिटी मिल जाएगा। समझ में आया? ऐसे बस थिंक करो कि यहाँ से मून पे तो कोई, सन पे तो नहीं गया ना, और क्या सुई धागा लेके जाता होगा नापने के लिए कितना डिस्टेंस है, नहीं ना। इनिशियल फेज में जैसे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस मेजर किया गया तो उसको तो मेजर कर लेते थे, छोटा रहता था। लेकिन यहाँ से जब जाएंगे तो वहां पे फिर दिक्कत ना हो जाता। तो यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, बस इस पूरे चैप्टर में होगा क्या ये समझ लो, बस इसी लाइन को पकड़ लो। रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल, समझ में आया कुछ? इस पूरा का पूरा 10th लेवल का बात कर रहे हैं अभी जो हम लोग यहाँ पे है ना, उसमें और स्पेसिफिक कर दें तो इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी करेंगे। किसका करेंगे? जहां भी आएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। समझ में आया? 11th-12th में जाओगे तो और भी जितना भी ट्रायंगल्स का टाइप है उसमें लगता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो क्लास 10th में पहला पिक्चर क्या क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री लगेगा वो किस में लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि उसका यूज करवाएगा इसमें। और दूसरा कि जब ट्रिग्नोमेट्री को देखोगे ये वर्ड ही बना है ट्रिगोनो और मेट्री, ट्रिगोनो और मेट्री। तो इसमें भी और जोड़ोगे। ट्राई मतलब क्या होता है? बोन। क्या होता है? ट्राई मतलब 3 होता है ना, और फिर बोन मतलब क्या होता है? साइड। तो 3 साइड का मेजरमेंट, और 3 साइड का मतलब क्या? ट्रायंगल। 3 साइड से क्या बनता है? ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्रायंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली क्या है? ट्रायंगल का मेजरमेंट। लेकिन क्या सारे ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ेंगे हम लोग? नहीं। क्लास 10th में किसमें है? राइट एंगल। यहां तक बात क्लियर आ रहा है समझ में? अब इसका यूज पता है ना तुमको कि कैसे करेंगे? एंगल और साइड में रिलेशन निकाल। किसमें? एंगल और साइड में रिलेशन निकालेंगे, वहीं से यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसका यूज बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ करते हैं, तो देख लो कहाँ कहाँ होता है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड इन फील्ड सच एज, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होता है, आर्किटेक्चर में भी, सर्वेइंग, एविएशन और नेविगेशन, हर जगह यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है? जैसे नाव सब वाला आविष्कार, जैसे नेविगेशन सब वाला चाइना में बहुत पहले करता था, तो वो सब ट्रिग्नोमेट्री यूज होता था। एक्चुअल में होता क्या, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे सन है, ठीक है, तो हम इसका डिस्टेंस, ये हम लोग अर्थ पे रहते हैं ना, फ्लैट सरफेस अगर मान लें अर्थ को, तो फ्लैट सरफेस मान लिए, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ से बता सकते हैं। समझ रहे हो बात को? जैसे राइट एंगल जाओगे तो राइट एंगल में क्या होना चाहिए कि 2 साइड पता होना चाहिए ना,
दो साइड पता होना चाहिए तब ना तीसरा साइड निकाल पाओगे। क्या एक साइड देंगे तो तुम दोनों साइड में कुछ का निकाल पाओगे? समझना, अभी तक जैसे राइट एंगल का बात किए, पहले समझो ट्रिग्नोमेट्री आया कैसे कैसे। सपोज करो कि हम तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए, है ना, ए बी सी, सबको पता है राइट एंगल के बारे में। अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो होना चाहिए 90 डिग्री, राइट एंगल में एक एंगल कितना होना चाहिए? अब 90 के जो जस्ट अपोजिट में होता है साइड, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। 90 के जस्ट अपोजिट वाला साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अगर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया तो क्या यहाँ पे दो गो एक्यूट एंगल बनेगा? पहले ये सोच के बताओ। चाहे कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, कितना भी कॉम्प्लेक्स राइट एंगल दे देगा फिगर, तो उसमें दो एक्यूट एंगल बनेगा या नहीं बनेगा? और एक 90 डिग्री फिक्स है। तो जब भी प्रॉब्लम्स आएगा यही दो एक्यूट एंगल पे बनेगा। ये भी ब्रेन में क्लियर हो रहा है? एक तो 90 डिग्री होगा और दूसरा एक्यूट एंगल पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब एक्यूट एंगल जब बनेगा तो ध्यान से इस फिगर को ऑब्जर्व करो, तो एक चीज तो तुमको पहचानने में कभी दिक्कत होगा ही नहीं, और वो चीज क्या है? हाइपोटेनस। कभी दिक्कत होगा क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, देख के भी फिगर से पता चल जाएगा वो क्या है? हाइपोटेनस। यहां तक बात समझ में आया? इसके बाद हाइपोटेनस के बाद एक पड़े होगे परपेंडिकुलर और एक पड़े होगे बेस, है ना। तो जो परपेंडिकुलर होता है इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल। बात समझे? यानी कि ये दोनों रिलेटिव टर्म, दोनों रिलेटिव टर्म का मतलब होता है कि चेंज होते रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा ले रहे हैं, उसके हिसाब से बता पाएंगे कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या मेंशन किए बताओ? गिवन एंगल। तो जो भी एंगल दिया हुआ है उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड आएगा उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? तो अब दो ही जगह सिचुएशन बन सकता है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा नाम यूज करेंगे हम लोग, जो कि उससे थोड़ा फेमिलियर पहले बना लो। कौन सा? जैसे एंगल में, एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कौन होता है? थीटा। ये जो है थीटा है, और ये क्या है? बीटा है, और ये क्या है? गामा, और कुछ होता है रे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा भी दे सकते हैं, है ना। तो ये कुछ एंगल का नोटेशन है जो कि एंगल का मेजरमेंट को दिखाता है। समझ में आया? जैसे कुछ नोटेशन होता है ना, ये एंगल का नोटेशन है। अच्छा बताओ एंगल क्या होता है? तो एंगल क्या होता है कि जो दो रे होता है ना, दो रे कहीं ना कहीं पॉइंट पे मिलेगा, तो वहां पे क्या क्रिएट होगा? एंगल। तो जो देखो, जैसे कि मान लो कि एक रे ये है और एक रे ये है, तो जो ये इनिशियल रे है, इनिशियल रे इसको बोलते हैं इनिशियल रे, और ये क्या होगा? फाइनल रे। तो जो इनिशियल रे है ये इसी का ना रोटेशन हो रहा है, बताओ, लाइन का। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल। तो ये इनिशियल फेज में था और ये टर्मिनल, टर्मिनल मतलब लास्ट में, स्टार्टिंग और ये लास्ट। तो जो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है यही क्या कहलाएगा? एंगल। अब देखो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसको दो तरीके से देख सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर हम यहां से ऐसे रोटेट किए, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो मेजर करते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस से होता है। किससे होता है? एंगल, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पे चले गए और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो ये बनाएगा पॉजिटिव एंगल। कैसा एंगल बनाएगा? क्लियर हो गया? और देखो दूसरा तरफ अगर इसको और थोड़ा बढ़ा दें तो क्या ये भी एक तरह का रोटेशन हुआ जो एंगल बन रहा है? तो बताओ ये कैसा? ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्या ये क्लॉकवाइज बना एक्स एक्सिस से? तो ये होगा नेगेटिव एंगल। तो एंगल दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ में आया? क्या समझे? कि अगर इसका क्लॉकवाइज डायरेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं एक्स एक्सिस से, एंगल हमेशा देखते हो, जब ये नोटिस करना कि जब हम एंगल दिखाते हैं तो कैसे बनाते हैं फिगर? ऐसे करके बनाते हैं ना। तो एरो कहां से आया? इधर से ना, और इस बार देखो इस साइड से। तो अब घड़ी से कंपेयर कर लो, घड़ी का सुई कैसे जाता है? ऐसे ऐसे मूव करता है ना। तो ये वाला जो रोटेशन होगा ये क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्या ये क्लॉकवाइज है? ये तो उल्टा घूम रहा है, ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा बनाता है? पॉजिटिव एंगल। और ये वाला देखो तो यहाँ से एक्स एक्सिस से ये वाला डायरेक्ट लग रहा है ना कि घड़ी के जैसा, इसको जस्ट इमेजिन कर लो ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो इधर क्या बना दिया? नेगेटिव, और इधर क्या बना दिया? पॉजिटिव। समझ में आया इतना? तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल कैसे पहचानोगे? कोई पूछ लेगा पॉजिटिव एंगल क्या है तो बता पाओगे आराम से? क्या होता है पॉजिटिव एंगल? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जब होगा ना रे का,
रे का कैसे मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर एंगल बनता है तो बनेगा, और वो होना किससे चाहिए, एक्स एक्सिस से। किससे होना चाहिए, तो अब बताओ यहाँ पे, यहां से तुम्हारा है ये, यहाँ पे तुम्हारा कंसेप्ट में आएगा नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का बात, लेकिन फिर भी तुमको समझा रहे हैं। अगर मान लो ये एक्यूट एंगल है और ये भी क्या है तुम्हारा एक्यूट एंगल, वो पॉजिटिव नेगेटिव कब करेंगे, जब हमको क्वाड्रेंट पे मेजर करना होगा। जैसे क्वाड्रेंट है ना, अब हम तुमको यहाँ पे एक लाइन खींच दिए, समझे बात को, तब तुमको वो हेल्प करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये तुम्हारा कौन सा है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो अब बताओ ये एक्स एक्सिस यहाँ से इस डायरेक्शन में, अब बताओ कौन डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या ये वाला जो एंगल दे रहा है ये कैसा एंगल देगा, समझ में आया। पॉजिटिव नेगेटिव कब करेंगे, कब, जब क्वाड्रेंट में हमको चेक करना होगा कि एंगल नेगेटिव बन रहा है कि पॉजिटिव। अब बताओ अगर हम यहां से इस वाला एंगल को मेजर करें तो कैसा होगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आया कुछ, देखो नेगेटिव कहाँ बन रहा है, कहीं भी बन सकता है, तो रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो खैर इसने हम लोग को अब नहीं फंसना। अब आओ टॉपिक पे, थोड़ा सा बता दिए नॉलेज के लिए। यहाँ पे हम हाइपोटेनस फिक्स कर दिए, अब कौन बचा, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर क्या बोले थे, जो भी एंगल गिवन है, जैसे मान लो एक का एंगल दे दिए अल्फा और एक का नाम दे दिए बीटा, अल्फा और बीटा। तो अगर हम अल्फा के लिए बोले तो परपेंडिकुलर कौन होगा, तो क्या बताओगे, अल्फा के जस्ट अपोजिट वाला। तो अल्फा के लिए अपोजिट एंगल क्या होगा बताओ, फॉर एंगल अल्फा, फॉर एंगल अल्फा। जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा बताओ, तो अल्फा के जस्ट अपोजिट वाला वो कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा के लिए अगर एच बोलेंगे तो एच बदलेगा, एच तो फिक्स है ना, क्या होगा 90 के जस्ट अपोजिट, तो कौन होगा, एसी। आ रहा समझ में। अब कौन बचा, बेस, एक ही ना बचा, कौन सा, तो बन गया ये भी। ये अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस पहचान लिए, कोई दिक्कत। अगर हम यही चीज करें किसके लिए, और एंगल बीटा, तो क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर कितना होगा, तो बीटा के जस्ट अपोजिट वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस बीटा के जस्ट अपोजिट में कौन आएगा, ए बी। और हाइपोटेनस भी फिक्स है ना, हाइपोटेनस कौन होगा, एसी। और बेस कितना होगा, बीसी होगा, 20, यहाँ पे बीटा के जस्ट अपोजिट, तो ये 20। आ रहा है समझ में। एक तो तरीका ये हुआ आइडेंटिफिकेशन का। अब थोड़ा सा इसमें और कुछ तुमको दिखाना चाहते हैं, ध्यान से देखना। अगर मान लो सपोज कुछ समझाते हैं, जैसे ये रोटेशन किए तो एंगल बना, एंगल बना ना। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, ये जो एंगल ऐसे करके लिए और फिर यहां जा रहा है, तुमको लग रहा हो कि एंगल बढ़ रहा है, लग रहा है एंगल नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये साइड के साथ रेशियो निकालो तो क्या साइड घट रहा है कि बढ़ रहा है बताओ, है कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं एंगल में। देखो गौर से देखो तो राइट एंगल ही बन रहा है, नहीं बन रहा है, ध्यान से सोचो। अगर हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी क्यू आर ए बी सी, दिखा कुछ राइट एंगल, एगो देखो तो ये छोटा सा राइट एंगल नहीं बन रहा है? बोलो, बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, सब राइट एंगल बन रहा है। और अगर हम इसको मिटाते हैं तो क्या है, ये देखो तो बेसिकली एंगल दिख रहा था अभी नॉर्मल, क्या दिख रहा था। और अब एक चीज देखो कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं दोनों साइड, तो क्या सेम रेशियो से बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, नहीं समझ रहे हो बात। कहने का मतलब अगर इस ट्रायंगल को देख रहे हो तो एम का लेंथ ये है और पीएम का लेंथ ये है, अब फिर आगे बढ़ना एन के साथ जाओ, ये वाला है, तो फिर देखो इधर जितना इंक्रीज हुआ वही इंक्रीज यहां भी होगा, समझ रहे हो कुछ। फिर जैसे ए से आया कहां पे, ओ पे, तो पहले जो दो ट्रायंगल बना ना,
कहने का मतलब इसको अगर अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं तो ध्यान से इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है। सेम रेशियो से इंक्रीज कर रहा है लेंथ। अब बोलोगे कैसे, इसको भी प्रूफ कर दें, सेम रेशियो से कैसे इंक्रीज कर रहा है। अब देखो यहाँ ध्यान से, सिमिलैरिटी पढ़े हो अभी, ट्रायंगल में पढ़ के आए ना, सिमिलैरिटी पढ़ा है। अब तुम हमको बस 2 ही ट्रायंगल में बताओ, इसको छोड़ दो, ज्यादा अभी नहीं जाना है, बस 2 ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो। इसमें लगा सकते हो सिमिलैरिटी, किन्हें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, लगाओ सिमिलैरिटी। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल कौन सा, AMP एंड ट्रायंगल AQN, यहां तक कोई दिक्कत। ए सिमिलैरिटी लगेगा, किससे लगेगा, ये दोनों ट्रायंगल कैसे लगाओगे, एंगल ए कॉमन, और दूसरा ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। बोलो कैसे, तुम लोग सोचो, 2 एंगल सेम कर दिए, नहीं हो गया। हाँ, अरे गधा, ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल नहीं हो जाएगा, और ए कॉमन है ना, लग गया सिमिलैरिटी। पहले ही बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं, सिमिलर हो गया। क्या हो गया, सिमिलर। तो इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल AQN, तो क्या हो जाएगा, पहला बताओ कि एंगल A इक्वल टू एंगल A हो जाएगा दोनों में, AMP में और AQN में, कैसे, कॉमन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू एंगल कैसे, PM एंड QN आर पैरेलल बोल सकते हो, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो गया नहीं, दोनों एंगल इक्वल। तो अब समझ में आ गया तुमको किसमें पढ़ोगे क्या रिलेशनशिप क्या दिखाना चाह रहे हैं। बस ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया इसी बात से, सिर्फ रिलेशन एस्टेब्लिश करते करते खत्म, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इस 2 बात से कहीं आगे बढ़ेगा ही नहीं। आज बोल रहे हैं, जब चैप्टर खत्म होगा तब भी तुमको यही बात बोलेंगे कि सिर्फ रिलेशन किसमें दिखाएगा, एंगल से, एंगल और साइड में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा, और वो भी कौन सा ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ध्यान से देखो, यहाँ ये 2 चीज कर दिया सिमिलर, अगर सिमिलर कर दिए तो लिखना भी पड़ेगा ना सिमिलर रूप से। कैसे लिखोगे, ट्रायंगल APM इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस, लेकिन यही सिखा है, बताए थे ना कि पहला वाला ट्रायंगल तुम जैसे मन तैसे लिख दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बोलो, खखास के बोलो कि नहीं दिक्कत। तो APM को अब बताना कि A के जगह पे A को लिख सकते हैं ना, सिंप्लिसिटी वाला पार्ट से, और P किसके बराबर है, और M किसके बराबर है, हो गया। और अभी जस्ट सिमिलैरिटी से सीख के आए, रेशियो ही है, क्या है ये, रेशियो ही ना, सिमिलर ट्रायंगल में होता है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल में बताओ क्या आएगा, इधर का AP का रेशियो किसके साथ, और इधर PM का रेशियो QN के साथ, और AM का रेशियो AN के साथ। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, कितना रेशियो आया, और यही 3 गो ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हो जाता है। वो यहाँ ही कैसे हो गया, होगा अभी होगा। देखो जैसे ये मान लो, इसको मान लो थीटा, इसको क्या मान लो, मान लिए। अब जरा बताना कि जस्ट थीटा के जस्ट सामने वाले को तुम नाम दे सकते हो परपेंडिकुलर, नहीं दे सकते हैं, बोलो क्या हम PM को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, और इसको तुम क्या बोल सकते हो, 90 के जस्ट सामने वाला, 90 यहाँ पे है ना, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बेस है? तो अब एक रेशियो पहला देखो AP/AQ, इसका लिखो तो रेशियो, AP कौन हो गया, H, और AQ क्या हो जाएगा, H कौन होगा, AQ ना, ये H डैश दे दो हाइपोटेनस में। समझ में आ रहा है कुछ, रिलेशन तो ये हाइपोटेनस का हाइपोटेनस है, और इसका ये PM का नहीं हो जाएगा, और इसका किससे हो जाएगा, बेस का बेस के साथ रेशियो, यही तो रेशियो होता है, और कुछ होता है। तो करो, तो पहले बताओ इधर क्या लिख दिए, PH में नहीं, इसी में रहने दो, AP अब बाय, ये है ना तुम्हारा AP/AQ की है ना। अब इसको 3 पार्ट में इक्वल ले सकते हैं,
बताए थे, इसको इसके इक्वल ले लो और इसको इसके इक्वल ले लो और इसके इसको इक्वल ले सकते, नहीं ले सकते हैं? तो अब यहाँ पे क्या कर लोगे बताओ? अगर हम एक ट्रायंगल का पार्ट करें, एपी को क्या बोल दिए? एच। एच बाय क्या हो गया? ए क्यू, छोटा वाला ट्रायंगल में। और इधर बताओ, इधर पीएम को क्या लिए? पीएम को क्या लियो? पी ना, पी बाय क्यू एन। और इधर एम, एम को क्या लिए? अब बाय क्या? एन लिए। अब अगर हम इस दोनों को सॉल्व करें तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। एच लिए और बाय कितना हो गया? पी, एच बाय पी। और उधर कितना हो जाएगा ऊपर में? लिख सकते हैं। अब देखो तो थोड़ा, क्या आया? एच बाय पी आया और ऊपर में क्या आया? ए क्यू बाय क्यू एन। ए क्यू देखो तो क्या है? ए क्यू वही एच है, कोरस्पॉन्डिंग दिखा रहा है ना? अब नहीं दिखा रहा है। और इसको वैल्यू के, ये भी ये दो ट्रायंगल है ना यहाँ पे, दोनों ट्रायंगल को अलग कर दें, देखो और अच्छे से समझ पाओगे इसको। फिर हम सिंप्लीफाई कर देंगे और अच्छे से। यहाँ पे थीटा ही लिए और बताओ क्या आया? इसका नाम क्या लिए थे? पी क्यू नाम रख दिया है, पी एम ए, ये ना था। और इधर क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। दूसरा क्या क्या है बताओ? ए एन क्यू, ये थीटा है? अब समझो अच्छे से। अब बताओ, इस एंगल से जो तुम्हारा रेशियो आया, ई वाला पार्ट को बोल सकते हो एच बाई पी। और इस ट्रायंगल से जो रेशियो आया, क्या वही एच बाई पी नहीं आ रहा है? और सिमिलर है तो ट्रायंगल से प्रूफ कर दिया है ना, ये दोनों का रेशियो क्या है? नहीं आ रहा है, तो सेम ही हो रहा है ना। तो एक बार क्या आया? एच बाई पी का। अब इसके साथ जब करोगे तो फिर क्या आएगा? पी बाई बी का रेशियो नहीं आएगा? पी और ये बी नीचे आएगा और इधर कितना आ जाएगा? क्यू एन बाई एन आएगा। जैसे अभी पहला क्या निकला? एच बाई पी, और इस दोनों के लोगे तो क्या आएगा? पी बाई बी। और इधर कितना हो जाएगा? क्यू एन बाय, और एक इधर, दोनों को लोगे तो फिर क्या आएगा? एच बाई बी। ये ना आएगा? ये ना होगा? बात समझ में आया? तो दोनों साइड क्या है तुम्हारा बताओ? दोनों साइड तो साइड का ही रेशियो है, लेकिन एक तरफ छोटा वाला एंगल था और एक साइड बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। लेकिन तुमको ये भी पता है कि दोनों का रेशियो आपस में क्या है? सेम है ना? आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे उस मैथमेटिशियन को लगा कि अब इसको डोनोट, ये सबका रेशियो तो सेम ही आते जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम और भी पॉइंट डालेंगे तो सबका रेशियो क्या आते जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और क्या यही तीन पॉसिबिलिटी है कि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? ये बताओ। बस तीन ही पॉसिबिलिटी है। अब तीन पॉसिबिलिटी कौन कौन है, जरा इस पे चर्चा करते हैं। तीन पॉसिबिलिटी, पहला कौन था? एक है पी बाय एच का, जैसे एच बाय पी है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एच बाय पी। ये ना होगा? अरे जो पहला पॉसिबिलिटी है एच बाय पी, तो या तो तुम एच बाय पी लिखो या पी बाय एच लिखो। यहां से पहला से दो पॉसिबिलिटी निकाले, और दूसरा क्या निकला? या बी बाय, और तीसरा क्या है? एच बाय बी। तो इसको क्या बोलोगे? बी बाय एच या एच बाय बी। और फिर क्या? पी बाय बी या बी बाय पी। हुआ? कहां से आया, कैसे आया, समझ में आया? और पता चला कि कहीं पे भी करेंगे तो ये रेशियो जो साइड का आएगा वो हमेशा क्या आएगा? लेकिन क्या एंगल बदल रहा है? इंटरेस्टिंग चीज क्या देखें कि थीटा तो वही है और साइड का रेशियो हमेशा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। तो और जो रेशियो था वो तीन टाइप का था। रेशियो कितना टाइप का था? तीन टाइप का। तो कभी परपेंडिकुलर का बेस के साथ, कभी परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ। अब मैथमेटिशियन को समझ में आया कि यहाँ पे जो रेशियो चलेगा, भले नंबर्स कुछ भी हो जाए, नंबर्स कुछ भी हो जाए, लेकिन रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पी बाय एच का रेशियो देखो, इस ट्रायंगल में पी बाय एच का रेशियो आया, ई वाला ट्रायंगल में गए उसमें भी पी बाय एच का रेशियो आया, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल जाएंगे उसमें भी पी बाय एच का। सबका रेशियो क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? पी बाय एच का रेशियो सब में क्या है? इसके लिए एक नया नाम दे दिया कि अब तुम जो है ना, जो रेशियो तुम ला के दिया
इसके साथ एक और वैल्यू ऐड कर दो एंगल के साथ, क्या दे दिया, साइन थीटा। बात समझ में आया? अब तुम्हारे मन में आएगा ये तो फिक्स है, तो देखते हो साइन थीटा के लिए पी बाई एच ही रहता है, वो कभी बदलता है एच बाई पी? यूनिक नाम देना था ना, नहीं तो फिर क्या होता कि मैच खा जाता ना। तो रेशियो को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो नाम देना था, तो क्या दे दिया, पी बाई एच को साइन थीटा। तुम्हारे मन में आएगा अरे इसको कॉस काहे लिखा, इसको टेन काहे लिखा? तो उसके लिए तुमको बता दें कि जो ही खोजा उसका मन चलेगा, तुम्हारा मन चलेगा। अगर वो खोज के हमको पहले बताया रहता कि हम इसका रेशियो को कॉस थीटा से डिनोट करेंगे, हम लोग कॉस थीटा से पढ़ रहे होते। सिंपल बात समझ में आया? तो अब जो वो करके दिया हमको वही ना स्टडी करना पड़ेगा, कि अब जो स्टडी हो चुका है फिर उसी को बार बार स्टडी करके पढ़ा जाता और मजा आए कि हम तो सर इसको बी बाई एच को कौन साइन बोलेंगे। तो ये लॉजिक समझ ना आएगा? तो देखो समझ में आया? तो इसका क्या नाम दे दिया, साइन थीटा। अब खाली थीटा इक्वल टू पी बाई एच भी लिख के देखो तो मजा आता है? ये तो गड़बड़े हो जाएगा ना रे, सब में तो थीटा ही दोगे तो फिर समझना हम जो समझाना चाह रहे हैं। समझ गया? तुम लोग तेज बच्चा, मजा आया? सब में तो थीटे था, सब में थीटा लिए थे, अल्फा के लिए थे, थीटा ही लिए, समझ? अब सब में थीटे थीटे आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करना था ना। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या आया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको तुम 11th में और डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन क्लास 10 तो बच्चा सा है ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ पे आ जाओ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ, कितना? इसके अलावा कुछ है? 3 तो दिखा दिया कैसे आया रेशियो, और इसी रेशियो को नाम दे दिया, क्या दे दिया? तो ई पी बाई एच का रेशियो का नाम क्या दिया, साइन थीटा। बी बाई एच का रेशियो का नाम क्या दिया, कॉस थीटा। और पी बाई बी का रेशियो का नाम क्या दिया, टेन थीटा। और इसका उल्टा जो था ये हो गया कोसेक थीटा, और ये क्या हो गया, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे बोलो, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। और इसको क्या नाम दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और यही तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक भी चीज याद नहीं रखना, वो याद हो जाएगा। समझ में आया? ये भी हमको लगता है कि दिमाग में धस गया होगा थोड़ा थोड़ा, नहीं धस रहा है, नींद आ रहा है? तो ये समझ में आया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होता है। अब यहाँ सुनो, अब यहाँ पे तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि साइन थीटा को अगर हम ऐसे लिख दें तो सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट को नहीं ना दिखा रहा है साइन थीटा, ये तो एक साथ है। ये क्या है तुम्हारा, एक साथ है। तो कभी भी तुम इसको अलग अलग आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं दे सकते हो, है ना? नहीं तो फिर तब कर देना साइन इंटू थीटा इक्वल टू साइन थीटा के, तब पाप लग जाएगा। सीन मतलब पाप भी नहीं होता है रे, SIN सीन मतलब पाप नहीं होता है। साइन नहीं पढ़ के सीन पढ़ोगी तब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं समझ। कहने का मतलब है कि इसको कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख पाए। और ये जो है इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा देर के लिए शांत हो जाओ, सांस ले लो लंबा। देखो यहां देखो, यहां पे जो हम लोग सीखे रेशियो क्या था, सेम था। तो हम बोल सकते हैं एक लाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of the trigonometric ratios are the same of the same angle। ये बात समझ में आया? एक ही एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। या बोल सकते हो आर इक्वल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इक्वल ऑफ द सेम एंगल। होगा कि नहीं हुआ? यानी कि यहाँ पे साइन थीटा था तो ये वाला ट्रायंगल लिए तब भी पी बाई एच का रेशियो वही होगा जो इस ट्रायंगल में लिए, वही इस ट्रायंगल में, और वही इस ट्रायंगल में। या कितना भी बड़ा होते जाएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो क्या आएगा हमेशा, और सब फंक्शन में सेम हो जाएगा ना। साइन में भी वही, कॉस में भी, सब में यही होगा। तो ये पॉइंट समझ में आया? बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इक्वल ऑफ द सेम एंगल। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा कहानी में लाते हैं ट्विस्ट। लिखोगे? लिख लो पहले तो। चलो देखो, अभी तक बेसिकली जो हम लोग डिस्कस किए हैं उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं।
अभी हम तुमको ये बता रहे थे कि मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, है ना। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल का भी पॉसिबिलिटी कितना है, 3। इससे ज्यादा घुमा के वो फिगर बना ही नहीं पाएगा, कितना घुमाएगा। 3 केस लिए, लिए ना। बस इसमें तुम लोग को बताना है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। यहाँ पे एक चीज याद रखो, जैसे कि पीबीएच के लिए क्या बोले थे, वो अपोजिट साइड देखो गिवन एंगल का, तो परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस फिक्स है, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। एक तरीका तो ये था। अब उससे भी आसान तरीका सुनो, समझ में आया, उससे भी आसान कैसे पीबीएच आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नाम लिखते हैं, इसके थ्रू हम लोग करेंगे। देखो कुछ पॉइंट, 3 फिगर ड्रॉ किए हैं। अभी तुम लोग को बस ये बताना है कि जो परपेंडिकुलर था वो क्या था, अपोजिट साइड गिवन एंगल का, गिवन एंगल फिक्स है इसमें, समझ गया ना, अपोजिट साइड। और जो बेस होता है ना, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ए और डी, ए और जे के बीच में डी रहता है तो उसको ड्रॉप कर देते हैं बोलते टाइम, इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। और जो एच होता है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। क्लियर है। अब इसमें बताओ कि जो हाइपोटेनस साइड था इसको क्या बोल दिए, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को क्या बोल दिए, बेस, हाइपोटेनस को क्या बोल दिए, एच। परपेंडिकुलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन एंगल के सामने वाले। हाइपोटेनस क्या हो गया, 90 के सामने वाले। अब जो ये बी है, एडजेसेंट साइड, नाम से लग रहा है थोड़ा भारी भरकम लग रहा है ना, ये और आसान। बोलो कैसे। तो अब जब भी तुमको एक्यूट एंगल मिलेगा तो एक्यूट एंगल तुम देख लोगे, और जो एक्यूट एंगल बोलेगा तुम वहीं ना जाके सोचोगे। जैसे मान लो कि इसमें बोल दिया हम थीटा पे, तो थीटा पे चले गए एक्यूट एंगल पे। तो अब यहाँ पे कोई 2 रे ही निकलेगा, जहां पे एक्यूट बनेगा वहां पे क्या होगा, कोई 2 रे ही ना बनेगा। एंगल बनने के लिए एटलीस्ट कितना चाहिए, 2 रे। तो अब जो 2 रे बनेगा ना, उसमें एक रे फिक्स है, वो हाइपोटेनस होगा। सोच के देखो, बना यहाँ थीटा, इस पे एक रे क्या है, फिक्स, हाइपोटेनस है या नहीं है ना। और जो बच गया वही होता है एडजेसेंट साइड। समझ में आया। तो थीटा के लिए बेस ये हो गया, कोई दिक्कत। अगर हम बोले अल्फा के लिए, फिर से देखो अल्फा से भी 2 रे निकलेगा और एक रे फिक्स है, वो क्या होगा, हाइपोटेनस। तो क्या अल्फा के लिए ये ए सी तुम्हारा हाइपोटेनस है, तो बच कौन गया, ए बी, बेस हो गया। ज्यादा आसान कौन है, यही वाला ना है, एडजेसेंट साइड है ना पहचानना। लेकिन पहले लग रहा होगा कि ना अपोजिट साइड हल्का है, उससे ज्यादा आसान है ना कि जहां पे क्वेश्चन दिया वहीं पे मिल गया, मिल गया। जब यहीं पे मिल गया तो वही 2 साइड फिक्स कर दिया, एक वो बेस और एक हाइपोटेनस। तो जो बचा वो क्या, परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो चलो लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो इसमें कुछ थोड़ा सा अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बच्चा को रटवाया जाता है। हम मानते हैं कि इसका कोई तरीका नहीं होता है रटने का, बस ये 3 बार प्रैक्टिस करेंगे सारा ब्रेन में हिट हो जाएगा। कैसे, देखो एक बहुत अच्छा स्लोगन है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, नहीं पाकिस्तान भूखा प्यासा, नहीं रे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा, यानी कि देशभक्ति भी हो गया पढ़ाते पढ़ाते के पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ध्यान से जब देखोगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, इस चीज को, ये लिख दिए। अब इसको देखने के लिए आना चाहिए, एक बार ऊपर से देखना और एक बार नीचे से। तो जब ऊपर से देखोगे तो रेशियो क्या दिखेगा, पी बाय एच का। तो ऊपर वाला पहला देख दो साइन थीटा, और इसमें ऊपर से देखो तो क्या दिखेगा, बी बाय एच, क्या हो गया, कॉस थीटा। और फिर इसमें देखो तो क्या दिखेगा, पी बाय बी, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये रेशियो अभी लाए थे पीछे में। और अब नीचे से थोड़ा देखो तो यहाँ पर से बैठ के एच बाय पी हो रहा है, ये क्या हो गया, कोसेक थीटा। और एच बाय बी सेक थीटा, और बी बाय पी हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत। अब चलो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये समझ में आ गया ना सबको, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बस ये छोटा सा एक्टिविटी करके आज क्लास खत्म करेंगे। आप बताओ, यहाँ पे बोलेगा मोनू कुमार साइन अल्फा, तो पहले साइन क्या होता है, पी बाय एच, वहां देख सकते हो ज्यादा ज्यादा साइन क्या होता है, पी बाय एच, ठीक है। और फिर
कॉस अल्फा और फिर टेन अल्फा। कॉस में क्या हो जाएगा बी बाई एच और टेन में कितना हो जाएगा पी बाई। यहाँ तक हो गया। अब हमको लिखने की बारी है। तो अब बताओ ये किसके लिए, अल्फा के लिए। तो अल्फा कहाँ है, यहाँ पे। तो ये तो फिक्स हो गया तुम्हारा कि ए बी जो है वो बेस हो गया और ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, अब बाय एच क्या हो गया, इस। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है तुमको। अब इसमें बताओ कॉस अल्फा के लिए बी बाय एच, फिर अल्फा पे गए, ये बेस हो गया ए बी और हाइपोटेनस कौन हो गया। कोई दिक्कत। अब टेन अल्फा में बताओ, अल्फा 10 में पी बाई बी, तो अल्फा है तो यहाँ पे एच और बी से बना है, तो पी कौन हो जाएगा बी सी और पी कौन, ये बी कौन हो जाएगा ए बी। क्या ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत। सिमिलर फैशन में अब थीटा के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। तो बताओ क्या होगा, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा पी बटा एच। अब तो समझ यहाँ लिखे तो याद हो गया पी बटा एच। तो थीटा के लिए ना पी, तो थीटा है यहाँ पे, ये हो गया एच और ये हो गया बी, तो पी कौन हो गया अब बाय ए सी। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा बी बाय एच, तो बी कौन हो जाएगा बी सी ना, और एच कौन हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होता है पी बटा बी, तो थीटा के सामने पी हो गया ये ए बी और बी कौन हो गया बी सी। कोई दिक्कत, कर लोगे आराम से। और अब जब ये अगर 3 लिखने आ गया तो इसका ही उल्टा ही तो है, इसका उल्टा। अगर बोलेंगे कॉसेक अल्फा तो क्या हो जाएगा एच बाई पी, बोलेंगे सेक अल्फा तो एच बाई बी, कॉट अल्फा तो बी बाई पी। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो अब ये कर लोगे आराम से, घर से बैठ के एक बार इस फिगर पे प्रैक्टिस करना, जैसे अभी किया ना। बस एक बार जैसे जैसे बताएंगे सिर्फ उसको प्रैक्टिस करो, एक भी चीज रटने का कोशिश नहीं करना। याद रखने का ब्रेन में जो रहता है ना कि ये तो याद करना, इसको की कीड़ा को हटा दो। हम जितना बोलेंगे कि इसको ये करके आना है, तुम इतना करके आओ, गारंटेड है तुम्हारे ब्रेन में वो सेट हो जाएगा, ठीक है। और कंसेप्ट भी समझ में आएगा अच्छे से। तो इसमें कर लोगे आराम से। किस पे किया हम, अल्फा और थीटा पे। तो बाकी जो इधर 3 बचा, इधर 3 बचा, खुद से कर लोगे। हम सिर्फ यहाँ पे पी बाई एच लिखेंगे, ठीक है। बताना अब अल्फा के लिए पी कौन होगा, मोनू कुमार बोलो, नाम पूछते हैं खाली बताना। अल्फा इस ट्रायंगल में अल्फा के लिए पी बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा, सही बोला। अल्फा के लिए बेस कौन हो जाएगा, यहीं पे पता चल गया ना, ये हो गया बेस और ये क्या बन गया हाइपोटेनस। क्लियर है। अच्छा अगर अल्फा छोड़ दें, अब की बार पूछते हैं तुमको किसके लिए, बीटा के लिए। तो बीटा के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो यहाँ बन रहा है जिसपे एक हाइपोटेनस और एक बेस, ये हाइपोटेनस। क्लियर है। इसमें करेंगे तो क्या होगा, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, अल्फा जहां बन रहा है बेस और 90 के सामने हाइपोटेनस, खत्म हो गया ना। और एक बार अगर किससे कर लेंगे, बीटा के लिए, तो बीटा के जो सामने है वो क्या हो गया परपेंडिकुलर, बीटा जहां बन रहा है वो बेस और ये क्या बन गया हाइपोटेनस। कोई दिक्कत। तो बेस को कोई बुक एडजेसेंट साइड लिख देता है, कोई परपेंडिकुलर को क्या लिख देता है अपोजिट साइड। तो जब हम परपेंडिकुलर और बेसे को बेहतरीन तरीके से समझ लिए तो हमको कोई दिक्कत होगा, समझ में आया ना कि परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे, कि ट्रायंगल में कैसा एंगल है। और बस 2 ही पॉसिबिलिटी है राइट एंगल में, कहाँ पे 90 के अलावा 2 ही एंगल ना बनेगा ट्रायंगल में, तो वहीं से दोनों में से ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये 3 कल प्रैक्टिस करके आना खुद से, समझ में आया। जो चीज बोले अभी बस आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझे कैसे क्या होता है, बाकी फिर कल और इससे आगे जाके